दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसा कि अब हम करेंगे एक लेक्चर क्लास, ठीक है, जिसमें हम करेंगे दोस्तों पेपर 2 से डीएड एग्जाम SCID फर्स्ट ईयर एग्जाम के लिए हम क्या कर रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा पेपर 2 से रहेगा और यूनिट है हमारा यूनिट 3.2, ठीक है। पेपर 2 से यूनिट 3.2 जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आज ही मॉर्निंग के क्लास में बताए गए हैं आपको, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आज का जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग। लास्ट क्लास में हमने थ्योरीज ऑफ क्या था, थ्योरीज कल क्या था, कॉग्निशन का, सॉरी, थ्योरीज ऑफ कॉग्निशन किया था, ठीक है। और आज हम करेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग, यानी कि कल हमने संज्ञान के सिद्धांतों के बारे में जाना था और आज जानेंगे हम अधिगम के सिद्धांतों के बारे में, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा अधिगम का अर्थ, परिभाषा और उसके सिद्धांत। अधिगम की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा और सिद्धांत। अधिगम क्या है, सीखना है, सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है, ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने कहा है अधिगम की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा और उसके सिद्धांत बताइए। क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनेगा इस टॉपिक से, अधिगम का अर्थ और उसको अधिगम का अर्थ बताते हुए और परिभाषित करते हुए इसका सिद्धांत बताइए। सिद्धांतों में आपको इसके निम्नलिखित सिद्धांत है जो कोई विभिन्न भागों में बांटा गया है जिन्हें, ठीक है ना। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट और मीनिंग। अधिगम क्या है दोस्तों, यह सीखना क्या है। सीखना अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, यानी कि सीखना भी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। लर्निंग कभी किसी की खत्म नहीं होती, हर समय, हर स्थिति में, ठीक है, हर वातावरण में व्यक्ति कुछ ना कुछ, पल दो पल कुछ ना कुछ सीखता रहता है अपने जीवन में, ठीक है। तो एक सीखना क्या है, अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि कभी अपने आप में पूर्ण या अंतिम नहीं होती है। और सीखने से संबंधित क्या है, सीखना एक व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में परिवर्तन इस तरीके से किसी भी गतिविधि या प्रक्रिया या क्रियाकलाप के द्वारा हम किसी भी कौशल को सीखते हैं तो उसमें हमारे व्यवहार का परिवर्तन होता है अनुभव के माध्यम से, ठीक है। तो अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, ठीक है दोस्तों। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। इसकी परिभाषा देख लीजिए, फिंक के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप। अनुभूति का मतलब होता है दोस्तों संज्ञान, कॉग्निशन या संज्ञान, ठीक है। अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप होने वाले, परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना कहते हैं। फिंक ने कहा है अभ्यास या अनुभूति, यानी कि जो हम किसी कार्य को कर रहे हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं संज्ञान के माध्यम से, उसके परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, सीखने के सिद्धांत जो है अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत के अनुसार अनेक सिद्धांत दिए हैं इसके। कौन कौन से, जैसे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत, एक और भी है, ठीक है ना। 5 सिद्धांत उन्होंने अलग अलग दिए हैं, ठीक। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। 1 नंबर में पूछा जाएगा प्रयत्न और भूल के सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक। या इस तरीके से आएगा, थॉर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत कौन सा है। तो आप ध्यान में रखेंगे सीखने का सिद्धांत कौन सा है, प्रयत्न और भूल का। इन्होंने कहा है सीखने के, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना क्या है या अधिगम क्या है। देखिए थॉर्नडाइक के अनुसार किसी कार्य को हम एक बार में नहीं सीख पाते, यानी कि थॉर्नडाइक ने कहा है जब हम किसी कार्य को करते हैं तब हम एक बार में नहीं सीख पाते। सीखने की प्रक्रिया में हम प्रयत्न करते हैं और सीखने की प्रक्रिया में क्या करते हैं, बार बार प्रयत्न करते हैं, उसमें क्या है, अभ्यास करते रहते हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और बाधाओं के कारण भूल भी हो जाती है। यानी कि जब हम किसी कार्य को सीख रहे हैं और नहीं सीख पा रहे हैं एक बारी में, उसको दोबारा करते हैं, तिबारा करते हैं, फिर से दोहराते हैं, कई बार दोहराते हैं, उसमें कई बार क्या होती है, बहुत सारी बाधाओं के कारण भूल भी हो जाती है, ठीक है ना। लगातार प्रयत्न करने से सीखने में प्रगति
होती है। यानी कि जब हम बार बार किसी कार्य को कर रहे हैं तो सीखने में प्रगति इसलिए हो रही है कि हम उस चीज को अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से अवधारणा के रूप में सीख पाते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि लगातार प्रयत्न करने से सीखने में प्रगति होती है, भूल कम हो जाती है और उसके कारण क्या होता है, जो बार बार भूल हो रही है और वे क्या होती है, कम हो जाती है। अतः किसी क्रिया के प्रति बार बार प्रयास करने से भूलों का ह्रास होता है। यानी कि जब किसी क्रिया को बार बार कर रहे हो और जिसमें वो गलतियां हो रही है या भूल हो रही है उनका ह्रास होता है, यानी कि वे नष्ट हो जाती है। इसको प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहते हैं थॉर्नडाइक के अनुसार, ठीक है ना। और थॉर्नडाइक ने किस पे इन्होंने प्रयोग जो किया था, प्रयत्न और भूल का जो प्रयोग किया था दोस्तों, उन्होंने बिल्ली पर किया था, बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया है, ध्यान रखना, पूछा जाता है ये, 1 नंबर में पूछा जाता है ये, ठीक। दूसरा सिद्धांत कहता है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत क्या है? आईपी पावलर, यानी कि इसके प्रतिपादक कौन है? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो है आईपी पावलर, ठीक है। इन्होंने कहा है सहचर्य के द्वारा सीखने में संबंध सहज क्रिया है, यानी कि सहचर्य के द्वारा क्या है, संबंध में सीखने की एक सहज प्रक्रिया है या क्रिया है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है जब हम अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक प्रतिविचार करने लगते हैं। यानी कि किसी भी नेगेटिविटी को अगर हम एक किसी भी नकारात्मक कार्य को, ठीक है, एक सकारात्मक सोच के रूप में अगर करते हैं, ठीक है, सकारात्मक रूप से उसका संबंध स्थापित करते हैं, वहां पर संबंध प्रतिक्रिया के द्वारा सीखना उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तीसरा सिद्धांत है दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, बीएफ स्किनर ने दिया है ये सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है? बीएफ स्किनर। इन्होंने कहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का संबंध पुनर्वलन के साथ है। इन्होंने जो पुनर्वलन के साथ इन्होंने चूहे पर कबूतर पे जो इन्होंने प्रयोग किया है उसमें पूरा क्या पुनर्वलन को दर्शाया गया है। यानी कि कह रहे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो संबंध है पुनर्वलन के साथ है, जिसमें अनुक्रिया पुनर्वलन से संबंधित होती है, ना कि उद्दीपक के साथ होती है। यानी कि जो अनुक्रिया है वो किससे संबंधित है? पुनर्वलन से संबंधित है और ना कि उद्दीपक के साथ होती है, ठीक है। और इन्होंने चूहे पर किया है, चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग इन्होंने चूहे और कबूतर पे किया है, पावलव ने कुत्ते पर किया है, कुत्ते पर प्रयोग किया है, ठीक है। उसके बाद आता है चौथा सिद्धांत है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, कोहलर का, ठीक है, जिन्होंने बनमानुष पर प्रयोग किया था। किस पे किया है? बनमानुष पर, ठीक है। कोहलर, इन्होंने कहा है कि कोहलर के अनुसार कोई भी व्यक्ति समस्या के संपूर्ण आकार को देखता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति क्या है? समस्या के संपूर्ण आकार को देखता है। मतलब किसी व्यक्ति के सामने कोई भी समस्या है, मान लीजिए, ठीक है, कोई व्यक्ति है जंगल में फंस गया है और वो बहुत सभी समस्या को देख रहा है कि यहाँ से जाने कैसे जाया जाए या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके ये योजनाएं बना सकते हैं कि वो जंगल से बाहर निकल सके, ठीक है। तो कह रहे हैं कोहलर के अनुसार व्यक्ति समस्या के संपूर्ण आकार को देखता है, ठीक है, अर्थात वह समस्या की परिस्थितियों के विभिन्न अंगों को समझता है। यानी कि जो समस्या उसके विभिन्न परिस्थितियों के विभिन्न अंगों को समझता है कि इसके अलावा अगर ऐसा हुआ तो इसका परिणाम क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो ये नहीं होगा। तो क्या विभिन्न अंगों को समझता है एवं पूरी समस्या के संपूर्ण आकृति को देखते हुए उसके आधार पर मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिगम या कोई प्रतिक्रिया करता है। यानी कि इसमें कहा है कि समस्या को समझते हुए समस्या के समाधान तक पहुंचना ही क्या है? सूझ का सिद्धांत है, ठीक है, जो कोहलर ने दिया है, इन्होंने बनमानुष पर प्रयोग। पांचवा है आपका अनुकरण का सिद्धांत, जो हैगार्ट ने दिया है। अनुकरण का सीखने का सिद्धांत कहता है अनुकरण एक सामान्य प्रवृत्ति है। यानी कि सामान्य प्रवृत्ति का मतलब है हर किसी व्यक्ति में है अनुकरण की प्रवृत्ति, जो एक सामान्य प्रवृत्ति है जो कि शैशव अवस्था से शुरू हो जाती है, क्योंकि अनुकरण के द्वारा बच्चा शैशव अवस्था से सीखना प्रारंभ कर देता है, दूसरों को देखकर प्रारंभ कर देता है, ठीक है। अनुकरण एक सामान्य प्रवृत्ति है जिसका प्रयोग मानव दैनिक जीवन की समस्याओं के सुलझाने में करता है। यानी कि अनुकरण प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया या प्रवृत्ति है जिसका प्रयोग मानव दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने में करता है। अनुकरण में हम दूसरों को क्रिया करते हुए देखते हैं और वैसा ही
सीख लेते हैं। तो क्या अनुकरण द्वारा सीखना हो गया, ठीक है। तो दोस्तों अनुकरण के ये 5 सिद्धांत थे, हमने पांचों सिद्धांत कर लिए। अब अनुकरण के इसके बाद देखिए दोस्तों अधिगम के सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आपसे अगर पूछ ले सीखने के सिद्धांत जो है, सीखने के सिद्धांत है, अधिगम के सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा गया है। सॉरी अनुकरण निकल गया, अधिगम के सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं? तो पहला है सहचर्या सिद्धांत और दूसरा है क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है। और अगर कोई आपको सीखने के सिद्धांतों के प्रकार भी पूछता है तो 2 प्रकार बताएंगे, इसके अंतर्गत ये सारे आएंगे जितने भी मैंने आपको 5 कराए हैं, ठीक है। सहचर्य सिद्धांत कौन से हैं? देखिए पुनर्वलन युक्त मतलब पुनर्वलन युक्त, और दूसरा है पुनर्वलन रहित। यानी कि पुनर्वलन युक्त का मतलब है ऐसा सिद्धांत जो जिसमें पुनर्वलन का प्रयोग होता हो, ऐसे कोई क्रिया जिसे सीखने में क्या हो, सीखने के साथ साथ पुनर्वलन का प्रयोग हो रहा हो, ठीक है। और दूसरा है पुनर्वलन रहित, जिसमें पुनर्वलन का प्रयोग नहीं किया जा रहा हो। तो पुनर्वलन युक्त जो सिद्धांत है, एक तो है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है, जिसमें उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जो है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है। सहचर्य नियम के 2 सिद्धांत है, पुनर्वलन युक्त और पुनर्वलन रहित, ठीक है, ठीक है। तो पुनर्वलन युक्त उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत हो गया। तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में क्या है, पुनर्वलन युक्त उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में 2 सिद्धांत है, एक तो प्रयत्न और भूल का जो कि थॉर्नडाइक ने दिया है, दूसरा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो कि स्किनर ने दिया है। दोनों में क्या हो रहा है, जब कुत्ते और चूहे पर प्रयोग हो रहा है, कहीं सॉरी बिल्ली और चूहे पर, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उनमें पुनर्वलन की प्रक्रिया है या अनुक्रिया के साथ साथ पुनर्वलन का संबंध है, ठीक है। पुनर्वलन रहित उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में क्या है दोस्तों, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलक द्वारा, जिसमें क्या है अनुक्रिया के साथ इसमें क्या है संबंध है, ना कि उद्दीपन के साथ संबंध बताया है, ठीक है। दूसरा जो क्षेत्र सिद्धांत है, इसमें एक ही सिद्धांत आता है अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत जो कि कोलर ने दिया है, ठीक है, क्षेत्र सिद्धांत इसे बोलते हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखना, क्या पता 2 नंबर में आपको पूछ लेते हैं अधिगम के सिद्धांतों को किन 2 भागों में बांटा गया है, तो सहचर्य सिद्धांत और दूसरा है क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है। बाकी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।